बना के फिर सडन गाड़ी के आगे गिर गई किसी ने, मुझे बोला कि पागल हो गया, आधी रात को गाड़ी के आ गया। तो वापस वो पागल वर्ड वो गूंजने लग गया। तो एक ट्रोमा हो गया, एक फोबिया हो गया। स्कूल बैग, स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल के बच्चों को देख के वो मुझे टाइट हग कर लेता था, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था कि मुझे उस जगह वापस नहीं जाना है। जो परिवार के दूसरे लोग थे वो ये कहते थे कि तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं। खुशियाँ मना रहे थे तो वो ही आज एक ताना सुनने को मिलता था। जय श्री कृष्णा, मैं श्वेता देवड़ा, जोधपुर, राजस्थान से। वैसे तो मैं एक पेशे से वकील हूँ, बट अपनी पहचान में एक स्पेशल मदर के रूप में क्या बताना चाहती हूँ। निपेंद्र हमारी फैमिली का, पूरे देवड़ा फैमिली का पहला बेटा था। तो लाइक फोर्थ जनरेशन। तो लाइक बहुत सारा सेलिब्रेशन हुआ था, जैसे हमारे में ढोल थाली बजाते हैं और गुड़ बाँटते हैं। और हमारे देवड़ा फैमिली के टोटल 25 से 30 घर हैं एक ही एरिया में, एक ही पूरी कॉलोनी है। तो सबने इकट्ठे, सारी लेडीज़ इकट्ठा होती है और खुशी मनाती है। निप्स उसके अंदर थोड़ी हाइपर एक्टिविटी थी, वो मेरी बात सुनता नहीं था, समझता नहीं था। बाकी बच्चों के कंपैरिज़न में लाइक वो सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता था। जैसे कमांड्स फॉलोइंग हो गया, रिस्पॉन्डिंग हो गया, अपनी नीड कुछ बताना हो गया। हमारी फैमिली के छोटे बच्चे अपने आप से खाना खा रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, खेल रहे हैं, सब चीज़ें। और वो तो क्रॉड को देख के इतना बुरी तरह से चिल्लाता था, गोदी से तो नीचे उतरता ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें लाइक मुझे थोड़ा-सा अजीब लगता था कि ये इसमें प्रॉब्लम क्यों है? तो हमारे फैमिली डॉक्टर ने जब ये चीज़ बोली कि आप इसको साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैंने कहा मेरा साइकियाट्रिस्ट की शायद ज़रूरत नहीं है, ये शायद वो एज फैक्टर हो सकता है, डॉक्टर भी बूढ़े हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद में स्कूल में एक इंसिडेंट हुआ था जब वो अपनी क्लास में बेहोश हो गया था। और मैंने जाके जब पूछा तो बाई जी ने बोला कि उसको थप्पड़ मार दिया, और टीचर ने, वो थोड़ा बदमाशी कर रहा था। और मेरा बेटा लाइक इतना बुरी तरह से काँप रहा था जैसे उसको फिट्स आए हों। मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर ने बोला ये शॉक की वज़ह से बेहोश हो गया है। वो मेरी लाइफ़ का एक वो इंसिडेंट था। मेरे बेटे की स्पीच थी, स्पीच चली गई। वो उसको एक ट्रॉमा हो गया, एक फ़ोबिया हो गया। स्कूल बैग, स्कूल यूनिफ़ॉर्म, स्कूल के बच्चों को देख के वो मुझे टाइट हग कर लेता था, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता था कि मुझे उस जगह वापस नहीं जाना है। उसके बाद में मैं बहुत सारे स्कूल्स घूमी, और किसी ने इसको एडमिशन नहीं दिया, 2 दिन 4 दिन जाता था और मना कर देते थे क्योंकि वो चिल्लाता था। फिर हम उसको अहमदाबाद लेके गए। अहमदाबाद में बहुत सारे टेस्ट हुए, एमआरआई, सीटी स्कैन, ओवरऑल सब। छोटे से बच्चे को मशीनों में डाल के चेक किया, वहाँ उसको ऑटिज़्म डायग्नोज़। ऑटिज़्म 2015 में एक नया वर्ड था मेरे लिए, नहीं पता था क्या होता है। और काउंसलिंग में मुझे ये बताया गया था कि आप इसकी थेरेपीज़ कराओ और देयर इज़ नथिंग टू वरीड अबाउट इट, ठीक हो जाएगा ये। और सारे टेस्ट नॉर्मल थे। तो भगवान की कृपा से मुझे लगा कि शायद सब चीज़ ठीक है। मैं वापस आई और जोधपुर में जितने भी थेरेपी सेंटर्स थे, मैंने सारी जगह लेके गई उसको। उसका स्लीपिंग इश्यूज़ थे, 2-2 3-3 बजे तक सोता नहीं था। और बिल्कुल कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। 2 साल तक कंटिन्यू हर जगह, कोई मंदिर, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी। जैसे वो चिल्लाता था 10 घर तक उसकी आवाज़ आती थी, तो अड़ोसी-पड़ोसी आके बोलते थे कि इसको कोई ऊपरी हवा का असर है, या फिर लाइक आप इसको किसी थान पे लेके जाओ, और कोई देवी-देवताओं का होगा, कोई पितृ दोष होगा, और ओवरऑल ये सारे। तो माँ होना तो बच्चे के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है, तो मैं हर वो जगह गई। लेकिन जब 2016 के एक्ट में ऑटिज़्म को मेंटल डिसेबिलिटी डिक्लेयर किया गया था, तो मैं गूगल सर्च करते ही मैंने कहा ये ऑटिज़्म होता क्या है? मैं इसको पढूँ। तो मेंटल डिसेबिलिटी आते ही देखते-देखते मैं एक डिप्रेशन में चली गई कि मेरा बेटा एक्चुअल में मेंटली डिसेबल है। क्यों, मतलब क्यों मेरे बच्चे को भगवान ने ये तकलीफ़ दी? उसके बाद में अ, जो परिवार के दूसरे लोग थे वो ये कहते थे कि तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं। जो खुशियाँ मना रहे थे तो वो ही आज एक ताना सुनने को मिलता था। तो टूट जाते हैं। एक मदर, एक हाइली एजुकेट हम लोगों का एक मेरा एम्बिशंस था, वो सब चीज़ ख़त्म कर दी मैंने। मैंने कहा बस कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा बेटा ठीक करना है। और उसके लिए मैंने फिर खुद ही स्टडी करा। और खुद ही लाइक मैं पहले स्पिरिचुअली बहुत कनेक्ट रहती थी, और भगवान से एक प्रार्थना करी। एक दिन तो बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी कि सुसाइड करने चली गई, सुसाइड नोट बना के।
फिर सडन गाड़ी के आगे गिर गई किसी ने, मुझे बोला कि पागल हो गया, आधी रात को गाड़ी के आगे। तो वापस वो पागल वर्ड वो गूंजने लग गया था। तो है ना, उसके बाद मैं वापस घर आई। मेरे को कोई रखने वाला नहीं है, मेरे को अगर कुछ हो गया तो यूँ ही उसको तो पूरी दुनिया पागल ही कहती है, मुझे भी पागल कहने लग गई थी। तो वहाँ से एक फिर से एक टर्निंग पॉइंट आया। मैंने कहा नहीं, अब कुछ भी हो जाए मुझे मेरे बेटे को ठीक करना है। 17 के बाद मैंने पहले अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करा विद द गाइडेंस ऑफ रवि गुंटे सर। वो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। जोधपुर में जो पहली कॉलेज है टैप्स एंड हैप्स से, उसके एक्स डायरेक्टर। उन्होंने मुझे मेरी काउंसलिंग करी कि पहले पहले आप खुद खुश रहो और अपने बच्चे पे काम करना स्टार्ट करो। और मैंने स्टडी किया और अपने बच्चे पे सबसे पहले ऑटिज़्म में क्या होता है कि ये बच्चे एक रोबोटिक माइंडसेट के साथ आते हैं और विद वेरी वेरी इमोशनल हार्ट। इनके अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होती है। तो एक रोबोटिक माइंडसेट यानी एक रोबोट के ब्रेन के अंदर जो हमें प्रोग्राम्स फीड करने होते हैं, उसके लिए थेरेपीज़ की जाती है और थेरेपीज़ की कॉस्टिंग इतनी हाई होती है। और स्पेशली हमारा जोधपुर और राजस्थान तो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। अम मैंने बस डिसाइड कर लिया था मुझे थेरेपी सीखनी है और मैं खुद अपने बच्चे पे काम करूँगी, और मैंने सीखी, कोर्सेज़ करे और अपने बच्चे पे काम करना स्टार्ट करा। बोथ स्पिरिचुअल और मेडिकल साइंस दोनों अप्रोच मैंने उसके ऊपर करी। सबसे पहले जो 5 सेंसेस हैं, उसके एक्टिवेशन पे काम करा। जब तक हमारे सेंसेस एक्टिवेट नहीं होंगे, तब तक ऑटिज़्म की कोई भी थेरेपी लागू नहीं होगी। सबसे पहले अगर स्पीच पे हम काम करेंगे, तो जब तक बच्चे को कान से ब्रेन तक बात समझ नहीं आ रही, तो वो बोलेगा कैसे? तो इसलिए सबसे पहले मैंने 5 सेंसेस पे काम करना स्टार्ट करा। उसके बाद में उसको मैंने जैसे जो एक वर्ड है ओम चैंटिंग, मैंने ओम चैंटिंग स्टार्ट करवाया। उसके बाद में जो एडीएल एडिशनल डेली एक्टिविटी, डेली लिविंग एक्टिविटी, जिसमें बच्चे का उठना, बैठना, खाना-पीना, कपड़े, टॉयलेट ट्रेनिंग ओवरऑल टिल 9 ईयर्स तक मेरा बेटा टॉयलेट ट्रेन नहीं था। उसको स वो एक बहुत बड़ा हेडेक था। सोशल लाइफ़ हमारी ख़त्म हो गई थी उस वज़ह से, मैं उसको कहीं नहीं ले जा पाती थी। तो उसको टॉयलेट ट्रेन करने में मुझे 4 साल लग गए। उसको ओम चैंटिंग करवाने में, उसके मुँह से ओम वर्ड निकलवाने में मुझे कम से कम 3 साल लग गए। उसके बाद धीरे-धीरे उसकी कॉन्शियस अवेक होने लगी, वो मेरे कमांड्स फ़ॉलो करने लगा। उसके सेंसेस एक्टिव नहीं, ओवर एक्टिव हो गए, लाइक ऑडिटरी जो वो सुनने की क्षमता है। उसके पापा हमारे 1 किलोमीटर दूर रेलवे पटरी है, वहाँ से उसके पापा आते थे, तो उसकी उनकी कार के हॉर्न से वो गेट पे जाके खड़ा हो जाता था, जी गेट को ज़ोर-ज़ोर से बजाता था कि पापा आ गए, तो मुझे बेल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो ये उसका वो सेंस डेवलप हो गया, उसको स्मेल, वो हर चीज़ को इतना नाक के पास लेके सूंघने लग गया। उसके बाद में टच, उसको लाइक हेयर कटिंग करवाने के लिए मुझे उसके नाना, उसके पापा, हम 3 जनों को हाथ, पैर और उसकी गर्दन पकड़ के रखनी पड़ती थी। वो इतना बुरी तरह से चिल्लाता था। सैलून हो या पार्लर हो, सब लोग भाग जाते थे उसको देख के। सिर्फ़ एक नॉर्मल हेयर कट मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो वो टैक्टाइल टच जो था, वो एक्टिवेट करा, तो उसको समझ में आ गया। अब जैसे ही उसके बाल लंबे होने लगे, वो खुद के अपने हाथ से इशारा करके कहता था कि मेरा हेयर कट करवाना है। तो धीरे-धीरे हम लोग जब ये सेंसेस को एक्टिव करते हैं, तो वो बच्चे की जो कॉन्शियस है वो अवेक होती है, वो अपनी नीड्स बताना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ से मुझे मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगा और उसके बाद मैंने सर के पास मिले जब लेके गई, तो उन्होंने कहा, "अब इसको काफ़ी हद तक ऑटिज़्म से बाहर लेके आ चुके हो। आप अपने" सर ने मुझे बोला कि आप एक सेंटर स्टार्ट करो जिसमें आप जैसी जो मदर्स हैं उनको आप खुद ट्रेन कर सको। आपने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ काम किया और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स लेके आए हो अपने बच्चे के ऊपर। तो जो न्यूली डायग्नोज़ बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स और उनकी मदर्स की सेम आप जैसी हालत होती है। डिप्रेशन में आके पहले तो समाज से लड़ो, उसके बाद में परिवार वाले जीने नहीं देते। उसके बाद में खुद की एक लड़ाई, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हम लोग कि हमारे बच्चे में कि ऑटिस्टिक बच्चे या जिनको ऑटिज़्म होता है, बहुत क्यूट, बहुत प्यारे बच्चे होते हैं। उनको देख के कोई जज नहीं कर सकता कि इनमें कोई डिसेबिलिटी है, वो उनके बिहेवियर में शो होती है। अ, फिर मैंने स्ट्राइव स्टार्ट करा, स्ट्राइव लर्निंग सेंटर 2019 में। वहाँ पे मेरी कंडीशन ये होती थी, हम ल फ्री थेरेपी सिखाते थे और देते थे। मदर्स अपने बच्चों को लेके आओ, काम करो, हम काम कर रहे हैं आप देखो और सीखो और घर पे वही सारी एक्टिविटीज़ कराओ। निपेंद्र अब 14 साल का हो गया है, उसकी एक छोटी बहन है 4 साल की देवना। ही इज़ वेरी केयरिंग ब्रदर।
उसने एडीएल कंप्लीट कर लिया है अपना। अब उसका मैंने प्री वोकेशनल स्टार्ट किया है और खुद का काम खुद से कर लेता है। नीड बेस्ड कम्युनिकेट कर पाता है। अभी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, उसकी प्रॉपर स्पीच नहीं है। मेरा स्पीच पे काम है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स अब उसकी स्पीच नहीं आ सकती, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस। पर मेरा विश्वास है कि मेरे बच्चे की स्पीच आएगी। वो अपनी जो बहन है देवना, उसके सारे कमांड्स, आदि तो थेरेपिस्ट मेरी बेटी ही है उसकी, उसके सारे कमांड्स फॉलोइंग करता है। उसका प्लस पॉइंट ये है कि उसको सफाई, एकदम क्लीनिंग, कहीं भी कुछ भी कचरा होगा इमीडिएट उसको साफ करना है। फिक्सेशन होता है, जो चीज़ जहाँ है, जिसका मोबाइल जिसका है, वो उसके पास होना चाहिए। यहाँ पे चार्जिंग है, घर में घुसते ही पापा का मोबाइल चार्ज में लगाना। लाइक दूध, जो दूध वाला आता है रोज़, उसको मैंने एक ड्यूटी बाँधी कि दूध आप लेके आओगे बाहर जाके। और बेसिक जैसे घर में बर्तन धोना, जैसे गेस्ट आ गए हैं तो उनको पानी सर्व करना और काफ़ी सारी चीज़ें जो एक नॉर्मल बच्चा करता है। तो वो एक उसको नॉर्मल लाइफ जीने के लिए देने के लिए उसको सेल्फ डिपेंड बनाया मैंने। एकेडमिक्स इतनी ज़रूरी नहीं होती है। सबसे पहले हमारा बच्चा खुद को सँभाल ले। ये ज़िम्मेदारी हमारी होती है कि उसको उस लेवल तक लेके आ जाएँ। मेरे बेटे ने अपने आप को सँभाल लिया, मेरी छोटे-मोटे कामों में हेल्प कर देता है, तो मैं उसमें खुश हूँ। अब उसका प्री वोकेशनल मैंने स्टार्ट करा है क्योंकि एक सडन मैंने उसको एक दिन देखा कि वो टीवी देख रहा है, रिमोट में उसको एक गणेशा का एपिसोड ईपी 114, तो वो टाइप कर रहा था। ये मैंने उसको नहीं सिखाया था और वो वर्बली बोल भी रहा था, तो सडन जैसे वो बोल रहा था, वो कुछ बोलता है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो मैंने उसको बोला, "निप्स तू क्या बोला? वापस बोल।" तो उसने बोला ईपी 114, एपिसोड नंबर 114 उसको उसका फ़ेवरेट है, उसको वो रिपीटिवली देखता है। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी, ये लिख नहीं पाएगा तो ये टाइप कर सकता है। तो अब मैं उसको टाइपिंग सिखा रही हूँ और उसको डांस करना पसंद है। वो माइक आगे लेता तो है, बोलने की कोशिश बहुत करता है लेकिन बोल नहीं पाता है। कोशिश कर रही हूँ, उसकी स्पीच भी आ रही है और सेकेंडली जैसे उसको सफाई और लाइक छोटी-मोटी चीज़ें हैं, डेकोरेटिव चीज़ें, जैसे बैंगल्स बनाना, बीडिंग्स करना, तो वो सारी चीज़ें, ये सारी प्री वोकेशनल के अंदर आती है और वो हम 14 साल के बाद में देते हैं। और अब उसको योगा पोज़ीशंस, जैसे मुद्रास हैं, अलग-अलग टाइप की ज्ञान मुद्रा हो गई और और भी बहुत सारी मुद्राएँ हैं, जो मैं उसको सिखाती हूँ। उससे उन इन बच्चों के जो अंदर क्या बोलते हैं उसको, ब्रेन का जो डीएक्टिवेट या स्लो एक्टिवेट पार्ट होता है, वो एक्टिवेट मोड पे चला जाता है। तो उसको मेडिटेशन करना सिखाती हूँ, उसको माला जप करवाती हूँ, उसको डॉग्स को फीड करवाती हूँ, एनिमल थेरेपी भी कहते हैं इसको। ये उनसे जैसे एनिमल्स हैं, अलग-अलग एनिमल्स को देख के ये लोग खुश होते हैं। तो आउटिंग थेरेपी अलग-अलग जगह उसको, भीड़ को देख के लाइक वो चिल्लाने लग जाता था और स्ट्रेंजर्स को देख के अजीब-सा लाइक उसको पुश करना, और ये अब उसने स्ट्रेंजर्स से इंटरैक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। उसका एक फ़ेवरेट टॉय है कोई, कोई भी आता है तो उसको इंट्रोड्यूस करवाता है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, सोशल इंटरैक्शन इन बच्चों में नहीं होता है, तो वो स्टार्ट कर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू ऐज, अकॉर्डिंग टू हिज़ नीड, जो मैंने इस पे काम करा, उस पे मैंने सक्सेस पाई। निपेंद्र का जो स्टार्टिंग थेरेपी का जो टाइम पीरियड है, जब वो 7 इयर्स का था, उससे पहले तो मैं उसको थेरेपीज़ सेंटर्स के ऊपर या अलग-अलग जगह हॉस्पिटल्स में लेके जाती थी। 7 साल का था तब मैंने सब चीज़ बंद कर दी, खुद मैंने उस पे काम करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने उसको मेडिटेशन और पहले सिटिंग, इन बच्चों में ना सिटिंग होती है, ना अटेंशन होती है। ना ही ये एक जगह टिक के बैठ सकते हैं, ना एक जगह टिक के खड़े रह सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है मदर्स का। तो सबसे पहले मैंने उसको सिटिंग सिखाई। सिटिंग कैसे सिखानी होती है, हमें नीचे ज़मीन पे आसन बिठा के उसको आलती-पालती बिठा के उसको वैसे बिठाना। उसके बाद में एक सुपर ब्रेन योगा होता है, जो दोनों हाथों को क्रॉस करके कान पकड़ के उठक-बैठक करवाना। तो ये सारी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें इन बच्चों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है। तो उसने सिटिंग करना स्टार्ट करा और वो प्रॉपर जैसे एक पंडित जी बैठते हैं हवन के टाइम में, वो प्रॉपर वैसी सिटिंग करता है, मैं भी नहीं बैठ पाती हूँ। जब वो हवन करता है मेरे साथ में या पूजा में बैठता है मेरे साथ में, उसकी सिटिंग वहाँ से इंक्रीज़ हुई, वो घंटों बैठ सकता है, मैं भी नहीं बैठ सकती इतना टाइम तक तो। स्टैंडिंग पोज़ीशन है या लाइक वो चीज़ है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो मैं उसको जो एक्सरसाइज़ बॉल है उसके ऊपर बाउंसिंग करना मैंने सिखाया। तो वो लाइक मिनट्स में 100 बाउंस कर सकता है। उसके बाद में मैं पहले उसकी जो हाइपर एक्टिविटीज़, जो उसकी एनर्जी उसको यूटिलाइज़ करती हूँ।
उसके बाद में उसको सिटिंग टास्क देती हूँ। तो पहले आप फिज़िकली उनको थका दो, उसके बाद में उसकी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको जो टास्क दो ताकि ब्रेन एक्सरसाइज़ भी हो सके। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें करते-करते लाइक उसको एक फिक्सेशन हो गया कि हाँ, सुबह उठना है, वॉशरूम जाना है, चाय दूध पीना है, उसके बाद में अपना नहाना-धोना लाइक उसको 10 बजे मैं नहलाती हूँ, तो उसको 10 बजे एग्ज़ैक्ट उसका लाइक ब्रेन में ही क्लॉक फिक्स है। 10 बजते ही वो वॉशरूम का गेट खोलता है, टॉवल लेता है और ये सारी चीज़ें। रात को 10 बजे लाइट्स ऑफ हो जानी चाहिए, सब अपने मोबाइल रखो और सो जाओ। अगर 10 से 11 बज जाती है, अगर मैं कहीं प्रोफ़ेशनली मीटिंग्स के लिए बाहर हूँ या कहीं भी कोई काम के लिए बाहर हूँ, तो वो मेरा गाउन लेके पूरे घर में घूमेगा और मेरी फ़ोटो दिखा के अपने पापा को बोलेगा, "मम्मा को कॉल करके बुलाओ, अब सोने का टाइम हो गया।" तो ये सारी चीज़ें लाइक वो नीड बेस्ड कम्युनिकेशन कर सकता है, लेकिन अगर जो बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, तो उसे हम एक टैब या फिर मोबाइल के ज़रिए ई कम्युनिकेशन उसको सिखा सकते हैं। जैसे उसको उसका अगर उसको एक कोई नया टॉय चाहिए तो वो टॉय को वीडियो दिखा के मुझे दिखाएगा। अब जैसे उसको मंदिर जाना है तो वो मंदिर का वीडियो निकालेगा, वो दिखाएगा कि मुझे मंदिर जाना है। अभी मैं लाइक यहाँ आने के लिए मैं बैग पैक कर रही थी, तो एक वो लॉन्ग ड्राइव का वीडियो मुझे दिखा रहा था कि मम्मा ने बैग पैक करा है तो हम लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाले हैं। बहुत खुश हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें लाइक उसके ब्रेन ने बहुत अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दिया है। ये एक रोबोटिक ब्रेन के सेट के साथ में आते हैं, ह्यूमन रोबोट्स हैं, कोई बात नहीं है ना, खुशी से एक्सेप्ट करो और अपने बच्चे पे वैसे ही काम करो कि हमें एक रोबोट्स मिले हैं और वी आर वेरी लाइक ना ब्लेस्ड, हमें सेवा का सौभाग्य दिया है भगवान ने। तो जो लोग इस तरह से बकवास करते हैं कि तुम्हारे बुरे कर्मों की वज़ह से ऐसा बच्चा हुआ या ये वो अ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक टाइम में फ़र्क पड़ा, क्या हुआ? सफ़र किया, मैंने किया, मेरे बच्चे ने किया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमने जन्म दिया है, तो हम हमारे बच्चे को ठीक भी कर सकते हैं। एक टाइम पहले तक तो मुझे इतना कुछ सुनने को मिलता था कि एक पागल बच्चे की माँ या फिर बच्चे को पार्क में लेके गई, तो अपने पागल बच्चे को घर में बाँध के रखो और ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें। तो वो एक ट्रॉमा, वो डिप्रेशन से मैं जब बाहर निकली, तो मैंने दूसरी मदर्स को मोटिवेट करना स्टार्ट करा और आज ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे बच्चे की वज़ह से है। आज मेरे नेशनल लेवल के आर्टिकल्स आते हैं, आज मुझे में एक पहचान मिली और मैं उस पहचान में बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि एक स्पेशल मदर होना एक सौभाग्य की बात होती है। मेरा ऐसा मानना और मैं हर उस स्पेशल मदर से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर डिसेबिलिटी एक टाइप की नहीं है, 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ आर डिक्लेयर इन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, तो उसमें ऑटिज़्म उसमें से एक है। तो मैं हर उस डिसे जिसके अंदर जिसके घर में डिसेबिलिटी आई है, हर उस फैमिली, हर उस माँ से यही अपील करती हूँ कि अपने बच्चे को एक्सेप्ट करो, उस पे एज़ सून एज़ पॉसिबल उस पे काम करना स्टार्ट करो और दूसरी मदर्स की भी हेल्प करो। मैंने हमारे राज्य सरकार से 5 साल पहले से मैं एक रिक्वेस्ट करती आ रही हूँ, एक मेरी लड़ाई जारी है कि हर क्षेत्र में, हर स्टेट में एक मदर ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, जहाँ पे उनकी प्रॉपर काउंसलिंग हो, जहाँ पे उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए, ताकि ट्रीटमेंट सिखाया जाए, ताकि वो मदर्स घर ले जाके अपने बच्चे पे वैसे अप्लाई कर सकती है। थैंक यू जो स्टॉक और मेरा एक बहुत पहले से एक मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मैं कुछ अचीव करूँगी लाइफ में और अपनी एक जर्नी शेयर करूँगी जो स्टॉक में। तो ये जर्नी शो को मतलब ये जर्नी बताऊँगी, कभी नहीं सोचा था। तो थैंक यू सो मच जो स्टॉक एंड ग्रैटिट्यूड। थैंक यू। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data who will call you to have a short conversation with you.